पे पतले लेंस के लिए न्यूटन के सूत्र का निगमन, जो कि एक डेरिवेशन है, इसका डायग्राम यानी चित्र, उसकी लैंग्वेज यानी भाषा और इसके साथ इसकी कैलकुलेशन, तीन पार्ट में इसको हम कैलकुलेट करने वाले हैं। सामान्यतः आप एक बात जानते होंगे, सारी की सारी दूरियां लेंस के प्रकाशिक केंद्र से मापी जाती हैं। वहीं हमारे जो न्यूटन साइंटिस्ट थे, उन्होंने पतले लेंस के द्वारा अपने दिए गए नियम में विशेष तौर पे इस पॉइंट को एक्सप्लेन किया था कि वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी को उस लेंस के प्रकाशिक केंद्र से न नाप कर बल्कि फोकस से मापा जाए। बहुत सावधानी से, वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी को प्रकाशिक केंद्र से ना माप कर बल्कि फोकस से मापा जाए। एक विशेष नियम एक्सप्लेन किया था जिनका सूत्र था एक्स एक्स डैश बराबर एफ एफ डैश। ये सूत्र आता कैसे है, इस सूत्र की व्याख्या हम निम्न प्रकार करने वाले हैं। आप कंटिन्यू बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले हमने बना लिया, यहाँ पे मेरे पास एक उत्तल लेंस है जिसका प्रकाशिक केंद्र कितना है, सी। इसका प्रकाशिक केंद्र को हम ओ से भी सपोज कर सकते हैं। यहाँ पे इसका प्रथम फोकस होगा बाईं ओर। प्रथम फोकस को हम प्रदर्शित करेंगे कैपिटल एफ डैश से। वहीं इसका द्वितीय फोकस होगा जिसको हम प्रदर्शित करेंगे कैपिटल एफ से। बहुत सावधानी से, प्रथम फोकस का मतलब है कैपिटल एफ डैश और द्वितीय फोकस का मतलब है कैपिटल एफ, और इसी द्वितीय फोकस को हम मुख्य फोकस के नाम से जानते हैं। सबसे पहले हमने मान लिया कि इस लेंस के बाईं ओर यहां पर एक वस्तु स्थित है जिसको हम ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, और वस्तु को क्या बोलेंगे, ओ डैश। इतनी बात स्पष्ट हुई। सबसे पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है और लेंस की सतह से टकराने के पश्चात जिस बिंदु से होकर गुजरती है उस बिंदु को हम फोकस के नाम से जानते हैं। यह क्रिया आपने बेहतर तरीके से पढ़ी है। अगर कोई किरण उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो लेंस से कहां से गुजरती है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती है उसको हम फोकस के नाम से जानते हैं, और इस प्रकार से हमारी ये किरण चली जाएगी। वहीं दूसरी किरण हम प्रकाशिक केंद्र से लेकर के जाते हैं, लेकिन तब जब वस्तु की दूरी हम प्रकाशिक केंद्र से मापते हैं, तब हम प्रकाशिक केंद्र पे दूसरी किरण लेके जाते हैं। वहीं न्यूटन ने क्या कहा कि वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी कहां से नापेंगे, फोकस से। इसलिए हम इस दूसरी वाली किरण को प्रकाशिक केंद्र से ना ले जा करके बल्कि इसके फोकस से होकर के ले जाएंगे। इस प्रकार से हमारी दूसरी वाली किरण जाएगी। अब आप एक बात बेहतर तरीके से जानते हो, अगर कोई प्रकाश की किरण दूर की ओर जा रही किसी लेंस से, तो उत्तल लेंस से गुजरने के पश्चात यह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, क्योंकि आप उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस की तरह से जानते हो जो प्रकाश की किरणों को एकत्रित करने के लिए जाता है। अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो वह प्रकाशिक केंद्र के वह मुख्य अक्ष के एक निश्चित बिंदु पर एकत्रित हो जाती है। वहीं दूर की ओर जाती है तो समांतर हो जाती है। यह किरण दूर की ओर जा रही है तो यह समांतर होके इस तरह से जाएगी, और दोनों ये एक दूसरे को जहां पर क्रॉस करेंगे वहीं पर हमारी एक इमेज बन जाएगी जिसको हम नाम क्या देंगे, लाला, आई डैश। इतनी बात उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। वहीं अब न्यूटन के नियम में अंतर क्या है, सारी की सारी दूरियां प्रकाशिक केंद्र से मापी जाए, ये आपने पढ़ा है। प्रकाशिक केंद्र से लेकर के प्रथम फोकस तक की दूरी को हम स्मॉल एफ डैश से प्रदर्शित करेंगे, ऐसा आपने पहले पढ़ा है। ये सत्य है, कटु सत्य है, अटल सत्य है। सारी की सारी दूरियां प्रकाशिक केंद्र से मापेंगे। ये प्रकाशिक केंद्र से प्रथम फोकस तक की दूरी स्मॉल एफ डैश है, और प्रकाशिक केंद्र से द्वितीय फोकस तक की दूरी स्मॉल एफ है, और इस द्वितीय फोकस को मुख्य फोकस के नाम से जानते हैं। अब कहोगे सर इसमें अंतर क्या है, अंतर यह है कि प्रथम फोकस से वस्तु की जो दूरी होगी, बहुत सावधानी से, वस्तु की और प्रतिबिंब की दूरी हम यहां से नहीं मापेंगे, वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी को यहां से मापेंगे। प्रथम फोकस से वस्तु तक की दूरी को हम स्मॉल एक्स डैश, वहीं द्वितीय फोकस से प्रतिबिंब तक की दूरी को हम स्मॉल एक्स से प्रदर्शित करेंगे। उम्मीद करते हैं आप इतनी बात समझ गए होंगे। ये हमने सपोज किया है। हम यहां से यहां तक की दूरी को f1, यहां से यहां तक की दूरी को f2 मान सकते थे, यहां से यहां तक की दूरी को x और यहां से यहां तक की दूरी को y मान सकते थे। लीगली हम अपने अनुसार कोई भी लेटर सपोज करें, लेकिन प्रोडक्ट वही प्राप्त होगा जो अंततः हर सिचुएशन को रिकमेंड करता है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसकी भाषा क्या होगी। माना कि इसको हम नाम दे देते हैं लाला L।
माना कि L एक उत्तल लेंस है जिसका प्रकाशिक केंद्र C व प्रथम फोकस कैपिटल F डैश तथा द्वितीय मुख्य फोकस कैपिटल F है। लेंस के बाईं ओर एक वस्तु O डैश रखी है जिसका लेंस के दाईं ओर एक प्रतिबिंब I डैश बनता है। इतनी कॉमन भाषा आप लिख सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप भाषा लिख पाएंगे। एक बार इसकी लैंग्वेज को हम रिपीट कर दे रहे हैं, सावधानी से सुन लीजिए। माना कि L एक उत्तल लेंस है जिसका प्रकाशिक केंद्र C व प्रथम फोकस कैपिटल F डैश तथा द्वितीय मुख्य फोकस कैपिटल F है। लेंस के बाईं ओर एक वस्तु O डैश रखी है जिसका दाईं ओर प्रतिबिंब I डैश बनता है। अतः उम्मीद करते हैं इतनी भाषा लिख पाओगे। अब हम कैलकुलेशन करना शुरू करते हैं और कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले जो एक दो त्रिभुज लेने वाले हैं, सावधानी से O डैश F डैश। फिर दूसरा जो हम त्रिभुज लेने वाले, थोड़ी सी चीजें ध्यान से देखनी पड़ेगी। ये रेखा सबसे पहले सीधी आई थी, इस बिंदु को हम मान लेंगे A। ये रेखा दूसरी बार में सीधी आई, इस बिंदु को हम मान लेंगे B। ऐसा हमने क्यों किया, आने वाले समय में समझ जाओगे। सबसे पहला त्रिभुज हमने कौन सा लिया है, O डैश F डैश, और दूसरा होगा CB F डैश। लिखेंगे सर्वप्रथम त्रिभुज O डैश F डैश व F डैश CV, F डैश CV से, जो कि आप ध्यान से देखेंगे ये समरूप त्रिभुज की श्रेणी में आते हैं। अतः हम आपके बेटर नॉलेज के लिए और बेटर गुड कॉन्सेप्ट के लिए इन दोनों त्रिभुजों को अलग से बना देते हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम में आपको भी बनाना है। एक अलग इंप्रेशन के साथ ये कॉपी में दिखाई देगा। इस लाइन को हम सीधा इस तरह से लेके आएंगे। ये हमारा O हो गया, ये O डैश हो गया और ये F डैश हो गया। इतनी बात क्लियर हुई। दूसरा वाला त्रिभुज हम इस तरह से बनाएंगे, ध्यान से देखिए। ये हमारा F डैश हो गया, ये हमारा C हो गया, ये हमारा B हो गया। अब बताओ समरूप त्रिभुज को हम कैसे हल करते हैं। दोनों में जो पॉइंट कॉमन है उसको थीटा मानो। इसमें भी F डैश, इसमें भी F डैश, ये थीटा हो गया। कोण के सामने की भुजा लंब, कोण के सामने की भुजा लंब, तो हमने रूल पढ़ा है लंब बटे लंब, यही तो पढ़ा है। तो यहां पे हम इसको लिख सकते हैं O डैश बटे CB। समरूप त्रिभुज की शर्त होती है कि इनकी समान भुजाओं का अनुपात या सम्मुख भुजाओं का अनुपात एक दूसरे के अनुपात के बराबर होता है, या समान भुजाएं एक दूसरे के समान होती हैं। जब समान भुजाएं एक दूसरे के समान करेंगे तो उनको इधर उधर करके वही सेम स्थिति आ जाएगी। तो यहाँ पे हमने क्या किया, O डैश बटे CB। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम कह सकते हैं कि इसका जो आधार होगा, इसका आधार क्या है बेटा, OF डैश इसके आधार के बराबर होगा। इसका आधार क्या होगा, F डैश C। बहुत सावधानी से, OF डैश बटे F डैश C, यही तो है, एक ही बात है। क्लियर। ये हमारे पास पहली कॉन्सेप्ट हल हो गई। वहीं एक बात बताओ, ये CB आपको रेखा दिखाई दे रही है, ये CB वाली लाइन किसके बराबर है, I डैश। तो जरूरत पड़ने पे हम CB को क्या लिख सकते हैं, I डैश लिखेंगे, चूंकि CB बराबर I डैश। तो फाइनली हम O डैश से बोलेंगे नहीं, इस CB की जगह हम क्या लिखेंगे, I डैश बराबर OF डैश बटे F डैश C। इसको मान लो समीकरण नंबर 1। हमने पहली स्थिति को हल कर लिया। फिर से सुनो हमने किया क्या है, O डैश F डैश CB त्रिभुज लिए, दोनों को समरूप त्रिभुज की श्रेणी में दिख रहे हैं। शर्त लगा दी, समान भुजाओं का अनुपात एक दूसरे के अनुपात के बराबर होगा। लंब बटे लंब बराबर आधार बटे आधार। अब हम दो त्रिभुज लेंगे। एक त्रिभुज है CAF, दूसरा है FI डैश। लिखेंगे त्रिभुज CAF व FI डैश से, जो कि समरूप है। अब ध्यान दो बच्चों, ये भी समरूप त्रिभुज की श्रेणी में आ रहे हैं, लेकिन हम चित्र बना देते हैं आपकी आत्मा की शांति के लिए, ताकि दिक्कत ना हो। ये देखो, ऊपर वाला पॉइंट A है, ये C है, ये F है। वहीं दूसरा वाला जो हमारा त्रिभुज है वो इधर से देखिए इस तरह से है। ये I है, ये I डैश है और ये F है। बहुत ध्यान से, CAF FI डैश, दो त्रिभुज हमने ले लिए बेटर तरीके से। यहां पे अगर F को थीटा माने, क्योंकि F दोनों में है,
तो कोण के सामने की भुजा लंब, कोण के सामने की भुजा लंब, हम कह सकते हैं सी ए बटे आई डैश। बताओ इतनी बात समझ में आई? देखो ना, सी ए बटे आई डैश ये किसके बराबर होगा? इस वाले त्रिभुज का आधार बटे इस वाले त्रिभुज का आधार। इस वाले का आधार क्या हो गया? एफ सी, और इस वाले त्रिभुज का आधार क्या हो गया? एफ आई। इतनी बात स्पष्ट हुई? अगर आप ध्यान से कंसंट्रेट कर पा रहे हो बोर्ड पे तो एक पॉइंट को बेटर तरीके से आप समझ रहे होगे कि यहां पे जो सी ए लिखा है, इस सी ए को क्या लिखा जा सकता है? ओ डैश। तो लिखेंगे चूंकि सी ए बराबर ओ डैश, तो फाइनली सी ए की जगह आ गया ओ डैश बटे आई डैश बराबर एफ सी बटे एफ आई। बताओ इतनी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगी? अब हमने दूसरी स्थिति को हल करके जो समीकरण प्राप्त हुआ उसको मान लिया समीकरण नंबर 2। अब हम लोग बहुत ज्यादा आंसर के नजदीक पहुंच चुके हैं। अगर आप कंसंट्रेट कर पा रहे होगे तो यहाँ पे एक पॉइंट आपको बेटर तरीके से दिख रहा है कि इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट ये और इक्वेशन सेकंड ये है। इसका LHS, इसका LHS देखो, जब LHS LHS के इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि RHS RHS के इक्वल होगा। चलो शुरू हो जाओ। लिखेंगे समीकरण 1 व 2 में LHS बराबर LHS है तो RHS बराबर RHS होगा। मान रखो इसका RHS कितना है? ओ एफ डैश बटे एफ डैश सी। इसका RHS कितना है? एफ सी बटे एफ आई। चिन्ह सहित सबके मान रखो। ओ एफ डैश, ओ से एफ डैश तक की दूरी, ओ से एफ डैश तक की दूरी कितनी है? एक्स डैश। कितनी है? एक्स डैश। लेकिन हमने कहा था ना लेंस के बाईं ओर की सब दूरी माइनस चिन्ह से मापी जाएगी, ये माइनस का होगा। फिर क्या है लल्ला? एफ डैश सी। एफ डैश से सी तक की दूरी क्या होगी? स्मॉल एफ डैश। स्मॉल एफ डैश भी बाईं ओर की दूरी है, किससे मापी जाएगी? माइनस। फिर क्या है? एफ सी। एफ से सी तक की दूरी कितनी है? स्मॉल एफ। स्मॉल एफ दाईं ओर की दूरी है, किसमें मापी जाएगी? प्लस में। फिर इसके बाद में क्या लिखा है? एफ आई। एफ से आई तक की दूरी कितनी है? एक्स। ये भी दाईं ओर की दूरी है तो किसमें मापी जाएगी? प्लस। एक बात बताओ, माइनस 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 माइनस, तो यहां पे हम लिख सकते हैं एक्स डैश बटे स्मॉल एफ डैश स्मॉल एफ बटे एक्स। क्यों? क्योंकि यहाँ माइनस माइनस था तो वो क्या हो गया? प्लस। अब इसको हल कर दो, इसका इधर गुणा कर दो, कैंची गुणा कर दो, इसका इधर कर दो। एक्स का एक्स डैश हो गया, देखो ना इधर, इसका इसमें करेंगे तो क्या हो गया? एफ एफ डैश। बस यही न्यूटन का सूत्र है। प्रतिबिंब की दूरी वस्तु की दूरी का गुणनफल बराबर फोकस दूरियों का गुणनफल। उम्मीद करते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जो कॉन्सेप्ट आपको कम समझ में आई हो वीडियो को रिवाइज करके उसको देख लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस चैनल के संबंध में अपने फ्रेंड्स को सर्कल में जरूर डिस्कस करें। बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर योरसेल्फ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।